कहानी अपनी अपनी समझ। हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। हर इंसान के विचार भी अलग ही होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस तरह सोचता हो दूसरा भी उसी तरह सोचे, और यह भी ज़रूरी नहीं कि दूसरे की सोच को दूसरा व्यक्ति पसंद करे। और जहाँ बात सास और बहू की आती है, वहाँ तो दिमाग कहीं और ही चलता है लोगों का। जैसे उस दिन से जिस दिन से मिसेस खन्ना के घर किटी पार्टी में गई, उस दिन के बाद मेरी सोच कब बदल गई, मेरे ख्याल कब बदल गए, यह सोचकर मैं अतीत में खो सी गई। जैसे ही हम मिसेस खन्ना के घर पहुंचे, उनकी नई बहू वंशिका ने हमारा स्वागत किया। मिसेस खन्ना ने वंशिका से एक एक करके हम सभी का परिचय करवाया। वंशिका ने हम सब के चरण स्पर्श करके हम सब से आशीर्वाद लिया। जैसे ही वंशिका मेरे पैर छूने लगी तो मैंने उसे प्यार से रोक दिया। बस कर बिटिया, थक जाएगी। अरे नहीं थकेगी, मिसेस खन्ना बोली। छोटे जितना बड़ों के सामने झुकते हैं, उतना ही ज़्यादा उनकी झोली आशीर्वादों से भरती जाती है। हम सब लेडीज़ मिलकर किटी पार्टी में अपनी छोटी छोटी कमेटियाँ डालते थे। मिसेस खन्ना पैसे इकट्ठे करती रही और वंशिका उन सब की लिस्ट बराबर से बनाकर सबको देती रही। जब कमेटी का काम खत्म हो गया तो वंशिका किचन में जाकर सबके लिए गरम गरम चाय और समोसे ले आई। वंशिका ने बड़े सलीके से चाय और समोसे सबको सर्व किए। थोड़ी देर हम सब ने गपशप की, लेकिन मेरी नज़र वंशिका पर से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में वंशिका हमें खाने के लिए बुलाने आई। खाने की मेज स्वादिष्ट पकवानों से सजी हुई थी। किचन में वंशिका गरम गरम पूरियां बना रही थी और मिसेस खन्ना हम सबको परोसती जा रही थी। रस मलाई का स्वाद चखते ही औरतें कभी मिसेस खन्ना की तारीफ करती तो कभी वंशिका बहू की। पार्टी खत्म होने के बाद हमने मिसेस खन्ना से विदा ली और अपने अपने घर की ओर चल दी। घर लौटने के बाद भी काफ़ी देर तक मेरे दिमाग में मिसेस खन्ना और वंशिका का चित्र अंकित रहा। पता नहीं मैं खुश थी या दुखी, लेकिन मैं यही सोचे जा रही थी कि सास बहू के बीच में किसी प्रकार का ना तनाव था, न मनमुटाव। कुछ था तो बस एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और अपनेपन की एक डोर, जो मिसेस खन्ना और वंशिका को एक दूसरे से जोड़ रही थी। लेकिन हमारे समाज में दिमाग कहाँ सही राह पर चलता है। मैं मन ही मन सोच रही थी, हो सकता है वह दिखावा कर रही हो। अभी शादी को थोड़े ही दिन तो हुए हैं। हो सकता है बाद में टकराव और कड़वाहट हो जाए। हो सकता है लड़ाई झगड़े कुछ दिन के बाद शुरू हों, और बाद में अलग अलग रहने के बारे में भी सोच सकती हैं दोनों। इसलिए क्यों ना शादी होते ही बेटे बहू को अलग घर में रहने दिया जाए। मेरे दिमाग के घोड़े हर तरफ दौड़ रहे थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उस प्यार भरे रिश्ते में भी झगड़ा, मनमुटाव ढूंढ रही थी मैं। मिसेस खन्ना मेरी बहुत ही अच्छी सहेली हैं, पढ़ी लिखी और अच्छे विचारों वाली महिला है। कॉलेज में प्रोफेसर हैं मिसेस खन्ना। मेरा बेटा अनुज और मिसेस खन्ना का बेटा रवि हम उम्र हैं। दोनों ने एक साथ ही सीए की पढ़ाई की और अब दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। मिसेस खन्ना को शुरू से ही संयुक्त परिवार अच्छे लगते हैं। वहीं मेरी सोच मिसेस खन्ना से एकदम उलट थी। अनुज की शादी के बाद वह जब बेटे बहू को अपने साथ रखने की बात कहती रहती थी, मैं इस बात को हंसकर टाल देती थी और उनको कहती, अरे मिसेस खन्ना, कौन पड़े इन झमेलों में। मेरे अब तक के अनुभव जो मैंने देखे और सुने हैं, उससे तो बेटे बहू को अलग रखना ही समझदारी है। एक बार जब मैं और मिसेस खन्ना साथ बैठे थे तो इसी बात पर हमारी बहस शुरू हो गई। तो मैंने कहा, अरे छोड़िए मिसेस खन्ना, आजकल हर घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। प्रेम, घनिष्ठता, अपनापन दिखाई ही नहीं देता परिवारों में। सास बहू की बुराई करती है तो बहू सास के दुखड़े रोती रहती है। फिर क्या फ़ायदा एक साथ रहने का। दिखावे के रिश्तों से तो अलग रहना अच्छा। इस पर मिसेस खन्ना बोली थी, लेकिन घर में रौनक भी तो रहती है। मैंने अपना पक्ष एक बार फिर रखते हुए कहा था, लेकिन समझौता भी तो करना पड़ता है हमें। लेकिन फिर उन्होंने कहा था,
शुरू में सास बहू का रिश्ता मीठा मीठा होता है। अगर हम उसमें कड़वाहट ना घोले तो वह सदा मीठा ही बना रहता है। बहू को बहू नहीं बेटी ही समझ लो तो रिश्ता कभी नहीं बिगड़ता। मेरे बेटे अनुज की शादी से पहले ही मैंने उसको एक फ्लैट खरीदने की सलाह दे दी, लेकिन मेरे पति चाहते थे कि बेटे बहू हमारे साथ ही रहे। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। कहा, बहू कीर्ति नौकरी करती है, दोनों सुबह जाएंगे रात को लौटेंगे, कितनी देर मिलेंगे हम, जो हमारे विचारों में टकराव होगा। विचारों के टकराव के लिए थोड़ा सा समय ही काफ़ी होता है। मैं अड़ गई थी। बेटे बहू के सामने समझौता और समर्पण तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहू बेटा झूमते हुए दफ्तर जाएं और मैं उनके नाज नखरे उठाऊंगी। मेरे पति ने समर्पण कर दिया मेरी जिद के सामने। मेरे बेटे अनुज ने आखिरकार एक फ्लैट खरीद ही लिया। कुछ पैसा हमने अनुज को दिया और कुछ बेटे बहू ने मिलकर फाइनेंस करवा लिया। कीर्ति के मम्मी पापा ने दहेज में कीर्ति को बहुत सारा फर्नीचर और घर का सारा सामान उपहार में दे दिया था। कुल मिलाकर अनुज और कीर्ति की गृहस्थी सज गई। शनिवार या रविवार को वो हमसे मिलने चले आते। मैं बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि मेरी आज़ादी में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ा। मेरे पति सुबह दफ्तर जाते और शाम को लौटते, थोड़ा आराम करते, फिर हम दोनों पति पत्नी नीचे पार्क में घूमने चले जाते। कभी बैडमिंटन खेल लेते तो कभी मैं अपनी महिला मित्रों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाती। इस बीच जो भी समय मेरे पास बचता मैं अपने किचन गार्डन में लगाती। लेकिन मुझे कुछ दिनों से मिसेस खन्ना दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन क्लब में मिस्टर खन्ना से मैं हंसकर पूछ बैठी, आजकल मिसेस खन्ना दिखाई नहीं देती। वह हंसकर बोले, अरे आजकल तो घर में रौनक लगी हुई है, आप क्यों नहीं मिलने आती। मैं अचंभित सी मिस्टर खन्ना को देखती रही, लेकिन उनका ऐसे मुझे घर पर बुलाना मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। एक दिन अचानक मैं मिसेस खन्ना के घर जा पहुंची। वह मुझसे बेहद अपनेपन से मिली। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ समय शिकवे शिकायतों में बीत गए। फिर मैंने उनसे शिकायत भरे लहजे में कहा, काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी, इसलिए चली आई। कहाँ रहती हो आजकल। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इतना सुनते ही मिसेस खन्ना अपनी बहू की बुराई शुरू कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बड़े सहज भाव से बोली, अरे रवि की शादी से पहले तो मैं घर में अकेले बोर होती थी, इसलिए बाहर निकल जाती थी। अब दिन का समय घर के छोटे बड़े काम निपटाने में ही निकल जाता है और शाम का समय बेटे बहू के साथ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मिसेस खन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बस एकदम अचंभित थी। मैं कुछ और कहती इससे पहले वह एक मैगजीन मेरे हाथ में देते हुए रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय पीते हुए मैंने मिसेस खन्ना को एक बार फिर कुरेदा, काफ़ी दुबली हो गई हो, लगता है काम का बोझ बढ़ गया है। अरे नहीं, वह तो आजकल वंशिका मुझे अपने साथ जिम ले जाती है। और वह ठहाका लगाकर हंस दी, उसे स्मार्ट सास चाहिए ना। फिर थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, इस उम्र में वजन कम रहे तो इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है। देखो कैसी स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रही हूँ ना मैं कुछ देर और उनसे बातें करती रही और फिर उनसे विदा लेकर घर लौट आई। लगभग 2 हफ्ते बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मिसेस खन्ना थी। हैरान परेशान सी मुझसे बोली, वंशिका की उल्टियाँ रुक ही नहीं रही हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने कहा, क्या फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे नहीं, खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। मैंने तो तुझसे पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुमने ऐसे समय में अपनी बहू की देखभाल कैसे की थी, वह सब बताओ और जो भूल गई हो उसे याद करने की कोशिश करो। तब तक मैं अपनी कुछ और सहेलियों को फ़ोन कर लेती हूँ। मिसेस खन्ना की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि वह इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बाद जब कीर्ति गर्भवती हुई थी तो शुरू के 2-3 महीने उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। उल्टी आना, चक्कर आना, वज़न भी काफ़ी कम हो गया था, तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। कीर्ति और अनुज ने फ़ोन करके मुझे बार बार बुलाया। एक दिन तो अनुज घर पर ही आ गया
और अपनी कार में मेरा बैग भी ले जाकर रख दिया। मेरे पति की भी इच्छा थी कि मैं अनुज के साथ चली जाऊं, पर मैं टस से मस ना हुई। उन्होंने मुझे समझाते हुए यह भी कहा कि अगर तुम अनुज के साथ नहीं जाना चाहती तो उन्हें ही कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो। सभी के इतना जोर देने पर मैंने भी मन बना लिया और सोचा कुछ दिन तो उनके साथ रहकर देखे, शायद अच्छा लगे। लेकिन अगले ही दिन टीवी में न्यूज़ चल रही थी, सास ने बहू को इतना प्रताड़ित किया कि बहू ने आत्महत्या कर ली। सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। राम 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 राम। मैंने तो अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। आज के ज़माने में जितना हो सके बहू बेटे से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, उसी में भलाई है। बेशक से माँ के प्राण बेटे में अटके होते हैं, आखिर अंश तो हमारा ही है, लेकिन वह भी तो बहू के आंचल से बंधा होता है। माँ और पत्नी के बीच बेचारा घुन की तरह पिसता चला जाता है। घर में अगर कोई बात होती है तो माँ अपनी ममता की छांव तले बहू बेटे के गुण दोष ढक भी लेगी, लेकिन बहू तो सरेआम परिवार की इज्जत नीलाम करने में देर न लगाएगी। किसी ने सही कहा है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं मन ही मन अपनी समझदारी पर इतरा उठी। यही सही है, ना हम बच्चों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करें और ना वह हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। डॉक्टर ने कीर्ति को बेड रेस्ट बता दिया। मेरे ना जाने पर कीर्ति ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया तो मैंने भी चैन की सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैं जेल जाने से बच गई। कीर्ति की डिलीवरी के समय मुझे मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि कीर्ति की माँ को वापस अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी बहू को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। बेटे बहू के पास वह 5 महीने मैंने कैसे काटे थे मैं ही जानती हूँ। छोटे से बच्चे के घर में छोटे बड़े काम करते करते मेरे तो पसीने छूटने लगे। इतने काम की आदत मुझे थी भी नहीं। कीर्ति की आया से जैसापन पड़ता सबको पकाकर खिला देती। रात को जब मेरा पोता रोता तो उसे भी मुझे ही चुप कराना पड़ता। कीर्ति की 5 महीने की छुट्टियां समाप्त हुई। कीर्ति ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कीर्ति और अनुज ने हमारे साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। मेरे पति भी 5 महीने के बच्चे को आया की निगरानी में छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मेरी नकारात्मक सोच फिर से उन सब के आड़े आ गई। मैं अड़ियल घोड़े की तरह एक बार फिर पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। मन को यही लगता कि बहू के आते ही इस घर की कमान मेरे हाथों से निकल जाएगी। मेरे फैसले के बाद कीर्ति ने बच्चे को अपने दफ्तर में स्थित क्रेज में छोड़कर अपना कार्यभार संभाल लिया। लंच में जब भी कीर्ति को समय लगता वह बच्चे को जाकर दूध पिलाती और बीच बीच में उसकी देखभाल भी करती। रात को दोनों पति पत्नी बच्चे को साथ लेकर वापस घर लौटते। बच्चे की बीमारी की अवस्था में कीर्ति और अनुज बारी बारी से अवकाश ले लिया करते थे। उन दोनों के सामने मुश्किलें तो काफ़ी थी, लेकिन विदेशों में भी तो बच्चे ऐसे ही पलते हैं, यही सोचकर मैं मस्त रहती थी। मिसेस खन्ना अक्सर मुझे अपने घर बुला लेती थी। मैं जब भी मिसेस खन्ना के घर जाती तो कभी वह मशीन पर सिलाई कर रही होती तो कभी बहू के लिए सोट वगैरह तैयार कर रही होती। वंशिका का चेहरा हमेशा खुशी से चमकता रहता। एक दिन जब मैं मिसेस खन्ना के घर गई हुई थी तो उन्होंने कई छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े दिखाए जो उन्होंने खुद सिले थे। बेटी होगी तो यह रंग फबेगा, बेटा होगा तो यह रंग अच्छा लगेगा। मैं तो बस उनका चेहरा ही देखती और पढ़ने का प्रयास करती कि न कोई डर, न कोई बेचैनी, ना कोई भय। मिसेस खन्ना का चेहरा तो एकदम चमकता रहता था। कुछ दिनों के बाद मिसेस खन्ना का मेरे पास अचानक फ़ोन आया। वो बोली, वंशिका को लेबर पेन शुरू हो गया है और मैं उसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। शायद मिसेस खन्ना अकेलापन महसूस कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा, अगर आप अस्पताल चल सके तो। पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं तैयार होकर झटपट मिसेस खन्ना के साथ अस्पताल जा पहुंची। वंशिका दर्द से छटपटा रही थी और मिसेस खन्ना उसे धीरज बताती जा रही थी। कभी उसके पैर दबाती तो कभी माथे पर छलक आए पसीने को पोंछती और उसका हौसला बढ़ाती। जल्दी ही वंशिका के लेबर पेन तेज हो गए।
तो उसे लेबर रूम में भेज दिया गया। मिसेस खन्ना की निगाहें दरवाजे पर ही अटकी रही। वह हर आने जाने वाली डॉक्टर नर्स से वंशिका के बारे में पूछती। वंशिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं घर चली आई, पर पहली बार कुछ चुभन सी महसूस हो रही थी मुझे। एक खालीपन का एहसास हुआ था। मेरे पति दफ्तर जा चुके थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोबारा एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। घर बैठती तो कमरे के भीतर भाएं भाएं करती दीवारें, बाहर का पसरा हुआ सन्नाटा बेचैन कर रहा था। अब मेरी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी। स्वभाव भी मेरा चिड़चिड़ा हो गया। मन में एक कसक सी थी। मिसेस खन्ना की तरह यह सुख तो मुझे भी मिला था। एक संस्कारी बेटा, आज्ञाकारी बहू। मैंने ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने हाथों ही सब कुछ गंवा दिया। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। सारे टेस्ट करने के बाद भी जब कोई बीमारी ना निकली तो उन्होंने मुझे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। मेरी हालत के बारे में जब अनुज और कीर्ति को पता चला तो वह घर आ गए। बच्चों के आ जाने से मेरे पति भी निश्चित हो गए थे। कीर्ति ने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। कीर्ति ने बड़े अच्छे से सारा घर संभाल लिया था। मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि कीर्ति कभी हमारे साथ नहीं रही, लेकिन हमारी पसंद नापसंद का उसे पूरा ध्यान था। मेरा पोता जब अपनी तोतली आवाज़ में बोलता तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। घर में हर तरफ रौनक सी आ गई थी। बाहर बालकनी में छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े सूखते, रसोई से मसालों की धीमी धीमी खुशबू आती थी। मैंने और मेरे पति ने उन पकवानों का स्वाद चखा था जिन्हें बरसों पहले मैंने खाया था और अब पकाना भूल चुकी थी। कुछ दिन के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मिसेस खन्ना भी हर शाम मुझसे मिलने जरूर आती। कई बार तो बहू के साथ ही आ जाती थी। अब उन पर एक नन्ही सी परी को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। वह पहले से काफ़ी दुबली हो गई थी, लेकिन शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ दिखती थी। एक दिन जब मिसेस खन्ना मेरा हाल चाल पूछने आई तो मैंने उन्हें फिर से कुरेदा। अब तक घर गृहस्थी संभालती थी, अब बच्चे की परवरिश भी करोगी? घर परिवार बच्चों के बिना है ही क्या? यही तो जीवन की सार्थकता है, उन्होंने स्वाभाविक सरलता से कहा और फिर मेरे पोते के साथ खेलने लगी। कीर्ति घर के छोटे छोटे काम कर रही थी, क्योंकि अगले दिन कीर्ति और अनुज को वापस अपने घर लौटना था। उन्हें हमारे पास रहते हुए 1 महीना हो गया था। मेरे अंदर आश्चर्यजनक बदलाव आ रहे थे। अपने आप में एक प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती थी मुझे। तनाव मुक्त, संतोष, विश्राम और घर परिवार के प्रति निष्ठावान बहू की सेवा ने मेरे अंदर क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। मिसेस खन्ना ने भी मुझे एक बार फिर समझाया था, देखो, जब 4 बर्तन होते हैं तो वह खड़कते भी हैं, लेकिन उन्हीं बर्तनों से घर में रौनक भी तो रहती है। मन ही मन पहली बार मेरी सोच मिसेस खन्ना की सोच से मिल रही थी। सच तो यह था कि मुझे अपने बच्चों से ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, ना कोई बैर था। बस एक दूरी थी जिसे मैंने खुद बना लिया था। आज कीर्ति के प्रति मेरे मन में प्यार और आदर के भाव उभर आए थे। हम दोनों के बीच की दूरी कहीं खाई ना बन जाए। इन सब विचारों को झटक उठकर खड़ी हो गई। कुछ पाने के लिए अहम का त्याग करना पड़ता है। अधिकार और जिम्मेदारियां एक साथ नहीं चलती। यह पहली बार जान पाई थी मैं। कीर्ति और अनुज अपनी कार में सामान रखना शुरू कर चुके थे। मेरे पति मेरे पोते को गले से लगाकर खिला रहे थे। अनुज कीर्ति मुझसे विदा लेने आए तो मेरा स्वर भीग गया। कदम लड़खड़ाने लगे। कीर्ति ने पकड़कर मुझे सहारा दिया और पलंग पर बैठा दिया। फिर मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने एकदम से कहा, मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी, और बेटे बहू का हाथ पकड़कर मैं रोने लगी। अनुज ने कहा, पर माँ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम सब अब साथ ही रहेंगे। मेरी यह बात सुनकर मेरे बेटे और बहू के चेहरे पर तो जैसे एक चमक आ गई। मेरे पति को भी जैसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया। मैंने अपने हृदय के इर्द गिर्द उगे खरपतवार को उखाड़कर फेंक दिया था। मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई थी। मैंने अपने मन का डर, भय सब दूर कर दिया था।
मैं समझ चुकी थी, अगर हमें बच्चों से सेवा करवानी है तो उन्हें भी प्यार और ममता देनी पड़ेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।